हेलो, नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और 2-3 दिन आपकी क्लासेस नहीं हो पाई क्योंकि हमारा एक और चैनल है नोटबुक जिसके ऊपर हमारी क्लासेस लाइव जा रही थी, इस वजह से। तो जिन किसी को भी अगर आपके जो सीक्वेंस है वो ख़राब हुआ होगा और जो लोग डेली जो न्यूज़ है उसको फॉलो करते होंगे उनका एक कंटिन्यूटी ब्रेक हुई होगी, तो आप लोग जा कर के जो 2-3 दिन के जो भी वीडियो हैं वो आप नोटबुक चैनल पे जाकर भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ से जाकर भी आप अपना वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और आज हैं हम शुरू करने वाले हैं। आज जो 10 मई के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई है द हिंदू के अंदर, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है। साथ के साथ में एडिटोरियल्स तो आज बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन कल जो हमने एक एडिटोरियल किया हुआ था जो कि हमारी द हिंदू क्लासेस में आई थी, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे चीज़ें ऐसी थी जो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे, बट उसमें एक और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ आज हम उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि आज एडिटोरियल बहुत कम है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अलॉन्ग विथ जो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने हाइलाइट्स देखते हैं कि हमें किस दिशा में अपना काम शुरू करना है, उसके बाद हम आज की चर्चा को शुरू करेंगे। तो इन डिटेल पूरी चर्चा होगी। सबसे पहले देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या हैं आज के। तो पहली हाइलाइट क्या है, वैजयंतीमाला, चिरंजीवी और हरमुजी, इनको अभी क्या दिया गया है, पद्म अवार्ड मिले हैं इन सारे लोगों को। तो हम देखेंगे लगभग 132 पद्म अवार्ड इस बार दिए गए हैं और इसके साथ साथ 5 भारत रत्न भी हैं जो कि पहले ही दिया जा चुका है। अभी हम सिर्फ पद्म अवार्ड के बारे में बात करेंगे। तो हमारे यहाँ पे देश में जो 4 सर्वोच्च सम्मान मिलते हैं उनमें से भारत रत्न के बाद जो 3 पद्म अवार्ड हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सबसे नीचे आता है, तो उसके लिए जो है 132 लोगों को क्या किया गया था, शॉर्टलिस्ट किया गया था और अभी उनको द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा क्या दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि किनको कौन से अवार्ड मिले हैं और साथ के साथ में इनकी शुरुआत कब हुई है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हम देखेंगे। तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के लिहाज से टॉपिक है ये और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक क्या है, एससी स्टॉप्स ग्रांट ऑफ फ्रेश माइनिंग लीजेस इन अरावली रेंज। तो अभी अरावली रेंज थोड़ा सा न्यूज़ में आ गया है। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो फ्रेश माइनिंग होती है उसके लीज देने के बारे में, उसके छूट देने के बारे में बात की गई है। जैसे कि अभी सभी को मालूम होना चाहिए, जो करंट को डेली फॉलो करते हैं उनको मालूम होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो अपने यहाँ पे अरावली रेंज में क्या करने वाली है, एक इको जोन बनाने जा रही है जहाँ पर वो क्या करेंगे, पार्क वगैरह बनाएंगे। मतलब टूरिस्ट के हिसाब से पूरा वो अरावली का एरिया वो क्या करने वाले हैं, एक ग्रीन वॉल बना करके इको जोन बनाने का वो काम कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो पर्यावरण से संबंधित जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमेशा क्वेश्चन मार्क उठाते रहते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ से क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंट को बहुत बड़ा थ्रेट मिलेगा और बहुत सारा जो है एनवायरमेंट के साथ में खिलवाड़ छेड़छाड़ हो सकता है। तो उसको लेकर के साथ में वहाँ पर माइनिंग भी बहुत होती है, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पे जो भी पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। इस वजह से वहाँ पर माइनिंग भी बहुत होती है। तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई हुई है, तो हम इस न्यूज़ को भी देख लेंगे, साथ के साथ में अरावली रेंज के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। अगली हमारी न्यूज़ एडिटोरियल के माध्यम से है। इसमें क्या बात की गई है, रिजर्वेशन विदन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स। तो यहाँ पर इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन की बात की गई है। साथ के साथ में जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें प्रोविजंस मेंशन है, जैसे कि अभी इस बार लोकसभा चुनाव में कई पार्टियों ने, कांग्रेस ने ये बोला है कि अगर वो आती है सत्ता पे तो वो क्या करेगी कि जो रिजर्वेशन की लिमिट है 50% की, जो कि आपके इंदिरा साहनी केस में आया था 1992 में, कि एक कैप लगा दिया गया था 50% का रिजर्वेशन के ऊपर में। तो इस कैप को ओवर रीच करने की बात जो है वो कांग्रेस ने बोली है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो क्या करेंगे, रिजर्वेशन के इस कैप को क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो उसके रिलेटेड एक एडिटोरियल आया हुआ है जिसमें बात की गई है कि किस लिए रिजर्वेशन आया था और अभी उसको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है और किस प्रकार उसमें काम करने की या वे फॉरवर्ड्स किस तरीके से लेने की ज़रूरत है। तो इसको देखेंगे। जीएस पेपर 2 में आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक फैक्ट और साथ के साथ डाटा के साथ में चीज़ें तैयार होंगी। अगला हाईलाइट क्या है, वाई डिड इंटरपोल इशू अ ब्लू कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट प्रज्वल। तो हमने कुछ दिन पहले ये न्यूज़ देखी थी कि जो एमपी के लिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं प्रज्वल जी, जो कि एचडी देवगौड़ा की फैमिली से आते हैं, उनके ऊपर में क्या लगा था, एलिगेशंस लगे थे बहुत सारे।
तो उसके बाद से उनके लिए भाग करके वो जर्मनी चले गए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो अभी इंटरपोल ने क्या किया है, उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। तो इस वजह से इंटरपोल आ गया है चर्चा में, और इंटरपोल का जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है वो भी चर्चा में आ गया है। तो देखेंगे क्या पूरा मुद्दा है। साथ के साथ में इंटरपोल इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अलग अलग नोटिस निकालता है। इंटरपोल बेसिकली जिस तरीके से हमारे यहाँ पे CBI वगैरह इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज होती हैं, बिल्कुल वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे इंटरपोल वगैरह होते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो मामले होते हैं क्राइम से रिलेटेड, क्रिमिनल से रिलेटेड, साथ के साथ में एक दो देशों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या जो भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत होती है, वो ऐसे मुद्दों को क्या करते हैं, नोटिस करते हैं और उसके बाद में इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इंटरपोल का जो है ब्लू कॉर्नर नोटिस, उसको भी देखेंगे और उसके बाकी सारे नोटिस जो भी आते हैं टाइम टाइम पे, उसको हम देखेंगे। अगली बात क्या की गई है, ये जो मैंने NGT के बारे में बताया कि ये जो है असम में एक सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके आसपास क्या किया गया, लोकसभा चुनाव के दौरान में कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोल बना दिया गया, इलेक्शन पोल, एक बूथ जो होता है वो बना दिया गया। तो उसको लेकर के मामला गया कोर्ट में कि जो एरिया है, जो जोन है वो क्या है, एक तरीके से वहाँ पर केवल और केवल संरक्षित क्षेत्र है वो जानवरों के लिए। तो ऐसे एरिया में अगर बूथ बना दिया जा रहा है या फिर पोलिंग के टाइम में इस तरीके से फॉरेस्ट को क्या करा जा रहा है, उस फॉरेस्ट में जो रहने वाले जानवर हैं उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है या उनके साथ कोई छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो एक एनवायरमेंटल थ्रेट निकल के आता है। तो जो NGT है वो क्या करती है, इसका नाम ही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये एक तरीके का अधिकरण है। ट्रिब्यूनल कहने का मतलब होता है कि जैसे आपके पास में कोर्ट है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो इस तरीके से उनके बर्डन को थोड़ा सा कम करने के लिए इस तरीके के ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। और ये ट्रिब्यूनल्स क्या करते हैं, इनके पास पावर होती है कोर्ट के समान ही, और ये क्या करते हैं, नेचुरल जो कॉन्सेप्ट होता है प्राकृतिक न्याय का, नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत होता है, उसके ऊपर ये काम करते हैं और जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मामले आते हैं उनको देखते हैं। तो NGT ने अभी ये जो मामला लिया हुआ है उसके बारे में देख लेंगे, उसके बाद हम NGT के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनता है प्रीलिम्स में। अगली न्यूज़ क्या है, एट WTO इंडिया फॉर स्पॉटलाइट ऑन रियल लाइफ इश्यूज। तो WTO के अभी लगभग 30 साल पूरे हो गए हैं, उसके ऊपर इंडिया ने एक रिपोर्ट लाई थी 30 ईयर्स ऑफ WTO। तो उसमें कुछ बातें की गई थी। तो यहाँ पर हम ये तो देख लेंगे कि रियल लाइफ इश्यूज़ क्या है। अभी मैंने कभी डिस्कस किया था 2 महीने पहले कि MC13 की बैठक हुई थी, ठीक है। यहाँ पर मिनिस्ट्रियल लेवल की बैठक हुई थी जिसमें बात किया गया था कि ट्रेड को कैसे लेकर के चलना है। जहाँ हमने बात की थी कि ट्रिप्स जो है संस्था, जो कि क्या करती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड मामले देखती है। तो इसके ऊपर बहुत सारे देशों के बीच में बात की गई थी कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जो कोरोना की वैक्सीन थी तो उसके बारे में बात की गई थी। कई सारे ऐसे अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज से बोला था कि आप वैक्सीन को फ्री कर दीजिए, सो दैट उसके ऊपर पेटेंट जो है उसको हटा लीजिए, सो दैट वो अपने यहाँ पे क्या कर पाएँ, उसको प्रोडक्शन कर पाए उसका। लेकिन जो बड़ी कंट्रियाँ थी, डेवलप्ड कंट्रियाँ थी जिन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ था वैक्सीन के ऊपर, उन्होंने ऐसा एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये हमारा जो है पेटेंट है, इसके ऊपर हमने इस पर मेहनत की है, रिसर्च की है, तो हम ऐसे फ्री में नहीं दे पाएंगे। तो ये वाला मुद्दा था। तो मिनिस्ट्रियल लेवल की ये जो 13 जो पूरी मीटिंग हुई थी ये WTO से ही रिलेटेड थी। तो ये पूरा न्यूज़ जो है वो WTO से रिलेटेड है। तो हम WTO का क्या है, किस तरीके से उसकी स्थापना हुई है, कब वो ओरिजिनेट हुआ था और क्या काम करता है, इसको थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेंगे। उसके बाद अगले हम आर्टिकल की तरफ चलेंगे जो कि बात कर रहा है ग्रीन स्टील नीड्स टायर्ड इंसेंटिव टू बिकम अ रियलिटी इन एशिया। तो ग्रीन स्टील के बारे में बात की गई है कि एशिया रीजन में अगर हम ग्रीन स्टील को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, उसको इंसेंटिवाइज करें, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और ये आज के ज़माने की, आज के समय की नीड भी है, क्योंकि जनरली जो पुराना मेथड है स्टील को बनाने का, उसमें कोयले का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उसकी वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। तो ग्रीन स्टील कहने का मतलब ये है कि कोयले का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा स्टील के प्रोडक्शन में। तो कोयला यूज़ नहीं होगा तो फिर वो बनेगा कैसे। तो यहाँ पर ग्रीन स्टील के लिए NH3 यानी कि अमोनिया का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप कुछ लोग बोलेंगे कि अमोनिया कौन सी बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, तो फिर इसको ग्रीन स्टील क्यों बोलते हैं। ग्रीन स्टील इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जब अमोनिया को लिया जाता है और जब स्टील बनाने का पूरा प्रोसेस चलता है तो इसमें 2 कंपोनेंट आपको मिलते हैं, एक मिलता है नाइट्रोजन, दूसरा मिलता है पानी। तो इस वजह से क्या होता है, कार्बन बिल्कुल भी निकलता नहीं है
इन्वायरमेंट में और पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रीन स्टील। तो इसके बारे में बात की गई है, इसको और ज़्यादा इंसेंटिव वगैरह दे करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए बातें की गई है, सजेशन दिया गया है। तो ये जो साइंस के लिहाज से और इकोनॉमी के लिहाज से आपको यहाँ पर अच्छा एक टॉपिक, एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगा। तो इन डिटेल सारे टॉपिक्स को हम चर्चा करेंगे। ये जो है कल का एडिटोरियल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश के बारे में बात करता है। क्लैश कहने का मतलब क्या है, किन के बीच में क्लैश हो रहा है, तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, यानी कि डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्लैश की बातें कर रहा है ये एडिटोरियल। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो आई होप आपका सेशन बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले टॉपिक ऑफ द डे क्या है कि पद्म अवार्ड मिले हैं। अब जो वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो पीसीएस वगैरह देते हैं, उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाता है कि किन व्यक्तियों को, इनमें से किन व्यक्तियों को पद्म अवार्ड दिए गए, पद्म विभूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, और जो मोस्ट हाईलाइटेड बहुत फेमस नाम होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो सुंदर सी लेडी आपको दिख रही हैं, कई लोग इनको जानते होंगे और हमारे जनरेशन के कई लोग नहीं भी जानते होंगे। ये एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं, वैजयंती माला बाली जी हैं, और इनको पद्म विभूषण दिया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने इस बार लगभग 132 लोगों को पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें से एक नाम वैजयंती माला बाली का है। उसके बाद में जो साउथ के एक्टर हैं विजयकांत, उनको दिया गया है, और ऐसे ही बहुत सारे 4-5 जो लोग हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है। तो 5 लोग पद्म विभूषण के लिए नॉमिनेट हुए थे, उनको पद्म विभूषण मिला है। और उसके बाद में 17 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया था, और उसके बाद में जो बाकी बचे हुए लगभग 110 लोग हैं उनको क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, अभी इन डिटेल में देखेंगे सारी चीज़ों को। तो ध्यान में रखिएगा कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो जो हमारे राष्ट्रपति जी होती हैं वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं पद्म अवार्ड को। तो चलिए अब इस टॉपिक से जो हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि 2024 के लिए राष्ट्रपति ने लगभग 132 यानी कि 132 पद्म पुरस्कार देने के लिए बोला है, जिसमें से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 5 जो है वो पद्म विभूषण है, यानी कि ये जो आपको मेडल्स दिख रहे हैं ये दिए जाते हैं। तो ये जो पद्म विभूषण का मेडल है, और 5 जो है पद्म विभूषण दिए गए हैं। पद्म भूषण कितने मिले हैं, तो 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, और पद्मश्री कितनों को मिला है, 110। तो देखने में ही लग रहा है कि इतने बड़े नंबर पे दिया गया है, मतलब ये जो है थोड़ा छोटा है बाकी दो के कंपैरिजन में। हमारे इंडिया में टॉप अवार्ड कौन कौन से हैं जो कि दिए जाते हैं, तो टॉप अवार्ड्स 4 हैं। सबसे पहले तो कौन सा है, भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है पहले ही दिया जा चुका है, इस बार 5 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें से 4 व्यक्ति जो है मरणोपरांत दिया गया है, और एक लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं जिनको जीवित रहते हुए पद्म अवार्ड भारत रत्न दिया गया है। तो टॉप अवार्ड्स हमारे यहाँ 4 हैं, जिनमें सबसे पहले आता है भारत रत्न, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण। ठीक, पद्म विभूषण के बाद में क्या आता है, पद्म भूषण, और सबसे नीचे यानी कि सबसे छोटा जो एक अवार्ड बोला जाता है, ओवरऑल देखा जाए तो अवार्ड छोटा नहीं है क्योंकि देश के लेवल पे दिया जाता है ये। तो पद्म विभूषण के बाद आएगा पद्म भूषण, और उसके बाद आएगा पद्मश्री। ये जो है कैटेगरीज हैं, और ये एक रैंकिंग है जिसके हिसाब से क्या किया जाता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में या कहीं पर भी इनका जो सीक्वेंस है वो भी अरेंज करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो भारत रत्न पहले ही दिया जा चुका था, और अभी ये जो पद्म अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं ये 3 लगभग 132 लोगों को। अब देख लेते हैं कुछ चर्चित नाम जिनको ये अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किन व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, तो उसमें आपको इस एडिटोरियल में ही दिखाई देगा। जैसा कि मैंने बताया, वैजयंती माला जी तो हैं ही पहले से, 90 इयर्स की एज में इनको मिला है वैजयंती माला जी को। उसके बाद जो साउथ के एक्टर हैं अपने विजयकांत जी, उनको मिला है। साथ के साथ में जो बहुत सारे अलग अलग दिशा में काम करने वाले, जैसे कोई लोग सोशल वर्क का काम करते हैं, तो उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये सारे अवार्ड दिए गए हैं। तो ये जो है पूरी लिस्ट मैंने बता दिया कितने कितने लोगों को मिला है। अब आपको एक काम ये करना है कि आपको क्या करना है, आप इस एडिटोरियल से जा करके या फिर कहीं और से भी अगर आपको गूगल सर्च करके नाम मिल जाए कि किन किन लोगों को नाम दिया गया है इस बार ये अवार्ड, तो उसको आप एक लिस्ट बना करके रख लीजिएगा। ठीक है, वैसे इस एडिटोरियल में अगर आप द हिंदू के ही पेज पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर नाम दे दिए मिलेंगे, जो सारे के सारे अगर मैं अभी यहाँ बता भी दूंगी तो आपको
बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक है। एक बीजेपी लीडर को भी दिया गया है जिनका नाम क्या है, सत्यव्रता मुखर्जी, तो इनको भी दिया गया है, बीजेपी लीडर रह चुके हैं ये। साथ के साथ में विजयकांत और वैजंतीमाला वाली हैं, मिस्टर रीन पोचे जो हैं इनके बिहाफ में इन्होंने लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और है कि जो पांच पद्म विभूषण मिले हैं उसमें फातिमा बीबी जी का भी नाम है। और फातिमा बीबी जी कौन है, तो इंडिया की फर्स्ट फीमेल जज रह चुकी हैं फातिमा बीबी, जिनका इसी साल देहांत हुआ था 2023 के लास्ट में, तो इस वजह से ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये फर्स्ट फीमेल जज रह चुकी हैं ये फातिमा बीबी, तो इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। तो फर्स्ट फीमेल जज कौन, फातिमा बीबी। तो याद रखिएगा, वैजंतीमाला वाली हो गए, विजयकांत हो गए, फातिमा बीबी, ये कुछ चर्चित नाम है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ में आपके लिए मैंने काम दे दिया है कि सारे अवार्ड जो भी मिले हैं, पद्म अवार्ड जो भी पद्म विभूषण हैं और पद्म भूषण हैं, क्योंकि 5 और 17 हैं, तो एटलीस्ट आप इन दोनों का लिस्ट बना करके एक दो बारी गो थ्रू हो जाएंगे, तो आपको नाम अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको वो सारी चीज़ें क्लिक होंगी और क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है आपके अरावली रेंज से रिलेटेड, ठीक है। अरावली रेंज में क्या है, समय समय पर नए नए मुद्दे निकल के आते हैं। पहले मुद्दा चल रहा था कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन बनाने जा रही है, और इको जोन बनाने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा लेवल पे जो है टूरिज़्म प्रमोट होगा। उसको लेकर के थ्रेट था, अलग अलग इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने निकाला कि इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी से पर्यावरण के ऊपर में बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बर्डन बढ़ता है। अब एक नया मामला निकल के आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अब जो है फ्रेश माइनिंग लीजेस अरावली रेंज में नहीं दी जाएगी, सोच समझ के दी जाएगी, बहुत कम लोगों को, और उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनके पास पहले से लाइसेंस वगैरह है, ठीक है। और ये काम, ये मेजर क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जो खनन है एक तरीके से जो लाइसेंसिंग के थ्रू हो रहा है वो तो लीगल है, लेकिन ये जो माइनिंग वाला सेक्टर ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा इलीगल काम होता है। कई बारी जितनी लिमिट होती है माइनिंग की उससे कहीं ज़्यादा एक्सीड करके जो है लोग क्या करते हैं, जो भी और जो माइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, माइनिंग जो करते होते हैं, जो ठेका लेते हैं इन सारी चीज़ों का, वो बहुत ज़्यादा लिमिट को एक्सीड कर देते हैं। मतलब एनवायरनमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखाई देता है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर की डेथ हो गई थी, उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, और उसने उनको मरवा दिया था। तो इस तरीके के भी केसेस निकल के आते हैं। तो माइनिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर बहुत ज़्यादा इलीगल काम होता है, और उसको ध्यान में रखते हुए अभी अरावली रेंज में माइनिंग को है थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब जो फ्रेश माइनिंग की लाइसेंसिंग है, लीज है, उसको सोच समझ करके देना होगा। और कौन ये सारा काम करता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो फ्रेश माइनिंग लीज और रिन्यूएबल है वो किस तरीके से होगा, अब यहाँ पर रोक दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात बोली है। तो हमारे लिए यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से बस एक चीज़ निकल के आई है कि अरावली रेंज के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, सो दैट उसके लिए क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट, अपने टाइम पे मेजर्स ले रही है, ठीक। अब यहाँ से जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई वो क्या है, अरावली रेंज। तो आपसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि अरावली रेंज कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और कैसा वो पर्वत है जो बोला जाता है कि सबसे पुराना पर्वत है। तो इन सारे टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हमने प्रॉमिस किया था कि आज बहुत इंपॉर्टेंट आपको प्रीलिम्स के लिहाज से फैक्चुअल चीज़ें मिलेंगी, तो आज सारे मैंने जो प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए सारे फैक्ट्स डाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दिल्ली जो अरावली फैला कहाँ पर है। तो आपको दिखाई देगा कि जब आप मैप देखेंगे तो लगभग गुजरात से लेकर के दिल्ली तक अरावली का पूरा आपको विस्तार दिखाई देगा, ठीक है। ये अरावली रेंज का विस्तार है। जब आप इंडिया का मैप बनाएंगे तो आपको यहाँ पर गुजरात से लेकर के दिल्ली तक का जो आपको हिस्सा है वो यहाँ पर दिखाई देगा कि ये जो गुजरात वाला एरिया है, और यहाँ से आपको दिल्ली तक आपको यहाँ पर अरावली रेंज दिखाई देगी, ठीक है। जब भी आप इस तरीके के टॉपिक पढ़ते हैं ज्योग्राफी वगैरह में, तो मैपिंग को ध्यान में रखा करिए कि मैपिंग मस्ट है, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। इस तरीके से जैसे मैंने डायग्राम बना दिया, आपने थोड़ा सा रूपरेखा ली दी, ये गुजरात वाला एरिया दिखा दिया, इस तरीके से जब आप कोई भी आंसर को लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू एडिशन, एटलीस्ट दूसरे व्यक्ति से जिसने मैपिंग नहीं
की हुई है, मैप नहीं बनाया उसे 0.5 या 1 नंबर की तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा। ठीक है, तो अरावली के ऊपर आते हैं। तो अरावली दिल्ली ओरिजोनिक बेल्ट का हिस्सा है, प्रोटोरोजोइक युग के दौरान आया है। और कैसे बना है, जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं उनके आपस में टकराने की वजह से जो है वो अरावली बनी है। सबको मालूम है कि माउंटेन का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है, जब दो प्लेटें आपस में टकराई हैं उसकी वजह से ये माउंटेन्स बने हैं। ठीक है, पहले तैथिस सागर हुआ करता था, पेंजिया पेंथालासा वाला कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में, फिर वो तैथिस सागर जो आया, फिर धीरे धीरे जो है ज़मीन जो है एक दूसरे की तरफ प्लेटें आकर्षित होने लगी, तैथिस सागर का पानी हटता गया और फिर जो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट था वहाँ से कुछ पार्ट निकल करके, साथ के साथ ऑस्ट्रेलिया वगैरह साइड से कुछ पार्ट निकल करके इंडिया का एक हिस्सा बन के तैयार हो गया, जो कि अब धीरे धीरे बढ़ रहा है किसकी तरफ, यूरोप की तरफ। ठीक है, तो ये जो है ज्योग्राफी का पूरा आपका टर्म है। तो उसी तरीके से अरावली का भी विस्तार हुआ है। अरावली बना कैसे है, तो दो प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से बना है, जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, ये सबको मालूम होगा। भारतीय ढाल का हिस्सा है और क्रेटोनिक टकरावों की वजह से ये बना है। ये जो टॉपिक्स, ये जो वर्ड्स हैं आपको ज्योग्राफी में मिलते हैं और आपको मालूम होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं ज्योग्राफी से। अरावली बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, इससे टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है और ये हमेशा न्यूज़ में रहता है लगभग। ठीक है, भारत की जो उत्तर पश्चिमी एरिया है वहाँ पर ये आपको पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी। उत्तर पश्चिम कहने का मतलब क्या है, ये देख लीजिए, वेस्ट में गुजरात हो गया और आपका दिल्ली जो है वो नॉर्थ वाले एरिया में आता है। तो उत्तर पश्चिमी जो भी एरिया है वहाँ पर आपको अरावली रेंज दिखाई देगी। और यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बारी बना हुआ है कि सबसे पुराना वलित पर्वत है कौन, अरावली। तो ये क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है, अलग अलग एग्जाम्स में, PCS एग्जाम्स वगैरह में आया हुआ है कि अरावली को कैसा पर्वत माना जाता है। तो सबसे प्राचीन वलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है अरावली को, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में चलते हुए दिल्ली के पास से शुरू होती है और दक्षिण हरियाणा राजस्थान से होकर के ये गुजर जाती है और फिर गुजरात में जा कर के ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो लगभग 4 स्टेट जो हैं वो इसके अंडर आते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से स्टेट और यूटी आती है। तो स्टेट में गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और हरियाणा हो गया। ये 3 स्टेट जहाँ पर अरावली का विस्तार है, प्लस एक यूटी यानी कि दिल्ली जो है आपका यूनियन टेरिटरी में आता है। तो एक आपका यूटी कौन सा हो जाएगा, दिल्ली। मतलब ये जो 4 स्टेट और यूटी हैं यहाँ पर अरावली का विस्तार है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं, आपने देखा होगा। PYQ आप देखा करिए, आपको बहुत ही एक चीज़ मिल जाती है, एक आइडिया मिल जाता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है। तो गुरु शिखर जो है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और गुरु शिखर आपको मिलेगा कहाँ, तो राजस्थान में मिलेगा ये गुरु शिखर। ठीक है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाए तो गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, जैसे MP में जाएंगे तो आपको वहाँ पर धूपगढ़ चोटी मिलेगी, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा जो बिंदु है गुरु शिखर है। और ये कहाँ पर आता है, अरबुदा पर्वत पर आता है, लगभग 5650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, राजस्थान में है ये। ठीक है, और माउंट आबू जो है राजस्थान का, वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है ये। ठीक है, और एक बहुत ही फेमस जो हिल स्टेशन है माउंट आबू, बहुत ही सुंदर है। एक सॉन्ग है घूंघट की आड़ से दिलबर का, उसमें जो पूरी शूटिंग हुई है वो माउंट आबू के जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वहाँ पर हुई है। तो जाके वो गाना भी सुन लीजिएगा और आप पूरा देख लीजिएगा कि कितना सुंदर माउंट आबू पे वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो बना हुआ है वाइट संगमरमर से। ठीक है, अब देखते हैं कि नदियाँ कौन सी निकलती है। तो 3 प्रमुख नदियाँ हैं जो कि इससे निकलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं, सबसे पहले बनास और साहिबी नदियाँ, ये आपसे पूछा जा सकता है, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो आप देख रहे हैं दिल्ली के एरिया में फैला हुआ है और दिल्ली में यमुना जी हैं, तो वहाँ पर जो है अरावली की नदियों के बारे में अगर पूछा जाए तो कौन सी है, बनास और साहिबी नदी जो कि आपके यमुना वाले रीजन में आएगी, और साथ के साथ में लूनी नदी है जो कि कच्छ के रण में बहती है। तो ये 3 नदियाँ जो है वो अरावली रेंज से निकलती हैं, बनास, साहिबी और लूनी। ठीक, अरावली के किनारे में थार रेगिस्तान है, पूर्वी राजस्थान, साथ के साथ में आपको बहुत सारे अलग अलग पठारों वाले एरिया से आपको ये सारी जो रेंजेस या नदियां हैं ये क्या करती हुई मिलेंगी, आपको पर्वत को अलग करती हुई मिलेंगी। नदियां बनती हैं इसलिए हैं, 2 भागों को क्या करती है, बीच में से अलग कर देती है। ठीक है,
और सबसे ज़्यादा अरावली का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि हम जो आज माइनिंग के लिए जो भी आज एडिटोरियल या न्यूज़ जो है हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो भी रेंजेस होती हैं बहुत ज़्यादा मिनरल रिच होती हैं, यानी कि वहाँ पर खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और वैसा ही एक श्रृंखला जो है मतलब कि मिनरल्स का, वो तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर, ये सारा जो कहाँ पर मिल जाता है आपको, अरावली रेंज में मिल जाता है। इस वजह से अरावली की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, खनिज संसाधनों से भरा हुआ है ये, और इसलिए यहाँ पर माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है और जो है एंटी एनवायरमेंटल जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर और भी पर्वतमालाएं कौन कौन सी हैं, सांबर सिरोही हो गया, गुरु शिखर तो मैंने बता ही दिया, सांभर खेतरी पर्वतमाला हो गया। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड उसको हमने डिस्कस किया। अब अगर पूछा जाए कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है, तो आपको मिलेगा अरावली की पहाड़ियों में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, सरिस्का, साथ के साथ में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य और माउंट आबू अभ्यारण्य। तो ये राजस्थान के कुछ फेमस अभ्यारण्य है, सरिस्का, माउंट आबू और कुंभलगढ़। तो ये सारे चीज़ें, ये सारे जो अभ्यारण्य और साथ के साथ ये पूरा फैक्ट अरावली से रिलेटेड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन बनते हैं जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है ये आपको पॉलिटी से रिलेट करेगा, जीएस पेपर 2, रिजर्वेशन का मुद्दा। बहुत समय से, लगभग सालों से ये सारा मुद्दा बना हुआ है और ये अगले आने वाले कई सालों तक चलता रहेगा, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा टॉपिक है जिसके नाम पे हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है वो इलेक्शन लड़ती है। मतलब आप कह लीजिए एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें साइड लिमिट हो जाती है, साइड लाइन हो जाती है और निकल के कौन सा टॉपिक आता है, आरक्षण, जहाँ पर अलग अलग जातियों को भुनाने की कोशिश की जाती है अलग अलग पार्टियों के द्वारा। अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, आम चुनाव, तो उसमें कई पार्टियां ऐसी है जिन्होंने आरक्षण की जो लिमिट है 50% की, उसको बढ़ाने के लिए बात की है। तो उसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल आया है जिसमें बात की गई है रिजर्वेशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड कहने का मतलब है कि संविधान ने कुछ सीमा लगाई है रिजर्वेशन के ऊपर। कौन सी सीमा है वो, 50% की। लेकिन अब इसको भी कई पार्टियां हैं जो कि ब्रीच करने के लिए उतारू हैं, मतलब लालाइज हैं कि अगर वो सत्ता में आ जाए तो वो क्या करें, इस कैप को बढ़ा दें। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजर्वेशन की शुरुआत किस बेसिस पे हुई थी। तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल आपका 15 और आर्टिकल 16, यहाँ पर आर्टिकल 15 और 16 में सबसे पहले आरक्षण के लिए बात की गई थी, ठीक है। और किनको बात की गई थी, महिलाओं के लिए, साथ के साथ में ऐसा तबका समाज का जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है, मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाया है, बहुत लंबे समय तक जिनका शोषण किया गया है, उनको इस आरक्षण का फ़ायदा देने के लिए आर्टिकल 15 और 16 में अमेंडमेंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और वहाँ पर कुछ प्रोविजंस जोड़े गए थे, किस आधार पर दिया जाएगा, तो दो चीज़ें थी, एक तो था सोशियो एंड एजुकेशनल, ठीक है। तो सोशल और एजुकेशनल यानी कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से अगर कोई व्यक्ति, कोई समुदाय जो है वो पिछड़ा है तो उसको जो है रिजर्वेशन देने के लिए आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर प्रोविजंस जोड़े गए थे, ठीक। लेकिन एक मुद्दा आया 2019 में, कौन सा, EWS का। जब EWS का पूरा मुद्दा आया तो फिर से आरक्षण जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक स्थिति के हिसाब से, इकोनॉमिकल स्टेटस के हिसाब से 10% आरक्षण देने की बात की गई है ना, कि कोई व्यक्ति जो कि जनरल कैटेगरी से आता है और अगर वो इकोनॉमिकली बहुत पुअर है, अगर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उन लोगों को क्या होगा, 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। तब यह पूरा मुद्दा उठा कि जब ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें प्रोविज़न किए गए थे कि सामाजिक और जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के आधार पर आरक्षण दिया जाए, उस चीज़ को ये क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। अब बताना है आपको कि कौन सा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। मैं 10 के बाद में डैश लगा रही हूँ, आपको बताना है कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके द्वारा 10% का रिजर्वेशन EWS कैटेगरी को दिया गया था। और मैं डेली आप लोगों से बोलती हूँ कि आप कमेंट में ये सारी चीज़ें बताया करिए, पर आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि EWS का जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके और जोड़ा गया था ये प्रोविज़न कि 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी को दिया जाएगा, ठीक है। तो पूरा मुद्दा कहाँ पर निकल के आया कि 15-16 में आर्टिकल में, अनुच्छेद में जो कॉन्स्टिट्यूशन का बात की गई थी कि सोशियो एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, उस बेसिस पे आरक्षण होना चाहिए, उसको इस जो अमेंडमेंट है EWS कोटा है इसने
ब्रीच करने की कोशिश की। अब एक नया मुद्दा निकल के आया है, कौन सा? अब बात की जा रही है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कि ये जो 50% का गैप है इसको क्या कर दिया जाएगा, ये जो कैप है 50% का इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिर से मुद्दा निकल के आ गया कि संविधान में जो चीज़ें मेंशन हैं उसको बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाउंड्स सेट किए गए हैं उससे बाहर निकल के पॉलिटिकल पार्टियाँ काम कर रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल फिर से आ जाएगा मुद्दा। ठीक, अब जो हमारे पास एक ईडब्ल्यूएस को रिलेटेड मामला था उसको अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ईडब्ल्यूएस के साथ के आधार पर जो भी रिजर्वेशन दिया गया है वो बिल्कुल भी असंवैधानिक नहीं है, बिल्कुल संवैधानिक है और ठीक दिया गया है। तो अब एक नया मुद्दा यहाँ पर निकल के आ गया। मुद्दा क्यों निकल के आ गया? क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं। इंदिरा साहनी केस आया था 1992 का, जिसमें ये 50% का गैप निकाल करके दिया गया था कि 50% ही लिमिट होनी चाहिए, और अभी लगभग इंडिया में 49.5%, अगर आप पूरा ओबीसी और एसटी एससी को मिलाएंगे तो 49.5% का रिजर्वेशन हम देते हैं, जिसमें ओबीसी है 27%, उसके बाद आपको एससी मिलेगा और फिर लगभग 17.5% ऐसा कुछ, और आपको फिर एसटी मिलेंगे लगभग 7.5%। ठीक है, तो इसको पूरा मिलाएंगे तो 49.5% का रिजर्वेशन है, प्लस इसमें 10% का जुड़ गया है, ईडब्ल्यूएस कोटा जुड़ गया है। ठीक है, तो ऑलरेडी 50% का जो कैप है वो कहीं ना कहीं ब्रीच हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है ईडब्ल्यूएस को, तो ये मुद्दा वहीं पर बैठ गया, शांत हो गया। लेकिन अब नया मुद्दा निकल के आ रहा है। साथ के साथ में कंसर्न, हमने 4-5 दिन पहले एक न्यूज़ डिस्कस की थी जिसमें जो NCWC है, जो कि बैकवर्ड NBC जो है वो, जो कि बैकवर्ड क्लासेज यानी कि पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड जो आयोग है, उसने बोला था कि हम फिर से लिस्टिंग करेंगे और उसमें निकल के आएगा जो चीज़ें कि किस समुदाय को अभी रिजर्वेशन की ज़रूरत है और कौन सा समुदाय रिजर्वेशन पा करके अपनी स्थिति को सुधार चुका है, उनकी लिस्टिंग की जाएगी और कुछ नामों को हटाया जाएगा, कुछ श्रेणियों को, कुछ जाति को, और कुछ नए जो कास्ट हैं, कुछ नए समुदाय हैं, उनको जोड़ा जाएगा उस लिस्ट में। इसके रिगार्डिंग बात की गई थी। इस आर्टिकल में भी चीज़ें मेंशन की गई है, सेम चीज़ें बोली गई है कि कई ऐसे स्टेट्स हैं जो कि ओबीसी रिजर्वेशन में क्या करते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को भी रिजर्वेशन दे रहे हैं, जबकि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से रिजर्वेशन है। माइनॉरिटीज़ वाला जो तबका है उनके लिए हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी उनको और ज़्यादा रिजर्वेशन दे दी जा रही है। तो इस तरीके से करके बहुत सारे लूप होल्स इस रिजर्वेशन की चीज़ों में निकल के आ रहे हैं, जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा जो है वो आपका समझ में आ गया होगा आपको कि क्या पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इसमें बात की गई है कि ये जो लिस्ट है, मतलब ओबीसी एसटी एससी, इसको फिर से आपको देखने की ज़रूरत है, किस समुदाय को वाकई में रिजर्वेशन की ज़रूरत है, उनको आप देखिए, शॉर्ट लिस्ट करिए, और उसके बाद में कौन सा समुदाय ठीक ठाक स्थिति में आ गया है उनको वहाँ से आप निकाल करके जो लोग वाकई में जिनको ज़रूरत है उनको वहाँ पर ऐड करिए। बिहार में जो जाति के आधार पर जनगणना निकाली गई है उसका एक जो उद्देश्य ये भी है, सर्वेक्षण जो कराया गया है उसका एक उद्देश्य यही है कि वाकई में कितने लोग हैं हमारे यहाँ पे, कौन ओबीसी से एसटी एससी से आते हैं और कितनी उनको ज़रूरत है, उनकी अभी फिर वर्तमान में स्थिति क्या है, उसके ऊपर में एक तरीके से एक अच्छा सा डाटा, आपको नया डाटा मिल पाएगा, सो दैट आप नए तरीके से, सही तरीके से पॉलिसी मेकिंग कर पाए। तो ये सारे जो लूप होल्स हैं रिजर्वेशन वाले टॉपिक में, जो कि अभी हमारे यहाँ पे मुद्दा चल रहा है, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कमियां हैं रिजर्वेशन में, तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, और क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि इस तरीके से अगर आप सर्वेक्षण वगैरह करके रियल टाइम डाटा कलेक्ट कर पाए और किस व्यक्ति को, किस समुदाय को वाकई ज़रूरत है, इसको आप अगर आइडेंटिफाई कर पाएँ तो जा कर के रिजर्वेशन जो है वो क्या हो पाएगा, फुलफिल हो पाएगा, जो उसका उद्देश्य था। अम्बेडकर जी ने बोला था जब ये रिजर्वेशन वाला प्रोविज़न आया था कि इसको अगले 15 साल तक के लिए रखा जाए, और 15 साल के बाद अगर ऐसा लगे कि रिजर्वेशन की अब ज़रूरत नहीं है तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाए। लेकिन सालों से, आज़ादी के 75 साल से ही हम क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को, इस आरक्षण को लेकर के जा रहे हैं, और ये बहुत आगे भी जाएगा। इसके ख़त्म होने की संभावना कम इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों का मेन मुद्दा ही आरक्षण है आज के डेट में। तो ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपको समझ में आ गया होगा, और इसके ऊपर क्या वे फॉरवर्ड लिए जाना चाहिए इसके बारे में भी
चीज़ें मेंशन की गई है। अब हम थोड़ा सा पॉलिटिकल लिहाज से अगर रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो 1982 में, सबसे पहले तो 1950 और 1951 में जो है वो आर्टिकल 15 के बारे में और आर्टिकल 16 के बारे में बात की गई थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था तब। ठीक, उसके बाद 1982 में क्या हुआ था कि एसटी और एससी को 15% और 7.5%, यानी कि एससी को लगभग 15% और जो एसटी है उसको 7.5% का रिजर्वेशन देने के लिए 1982 में प्रोविजन किए गए थे। फिर 1990 में ओबीसी को जोड़ा गया और ओबीसी के लिए 27% का एक क्राइटेरिया लेकर के आया गया। जो रोहिणी कमेटी बनी हुई थी वो स्पेशली जो है वो ओबीसी जो कम्युनिटी है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बनी हुई थी कि ओबीसी जो कम्युनिटी है उसको कितना आरक्षण होना चाहिए, जो कि रोहिणी कमेटी है, याद रखिएगा रोहिणी कमीशन बना था इसके लिए। ठीक है, साथ के साथ में एक मामला और भी निकल के आता है जो कि बात करता है क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर की क्या बात है कि अभी ऐसे एक तो क्राइटेरिया है कि अगर किसी व्यक्ति की आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो उसको रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलना चाहिए, मतलब कि वो सामान्य ठीक ठाक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन क्रीमी लेयर का ये कॉन्सेप्ट फंस के आ जाता है कहाँ पर, जो ए ग्रेड और बी ग्रेड की जॉब होती है जिसमें रिजर्वेशन के थ्रू पहुँच जाते हैं लोग, अधिकारी बन जाते हैं, उसके बावजूद भी वो रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे होते हैं अपने प्रमोशन के लिए। तो वहाँ पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत आता है और ये बात करता है कि अगर एक बार किसी व्यक्ति ने आरक्षण का लाभ उठा लिया है, अपनी स्थिति को ठीक ठाक कर लिया है, तो फिर से उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो ये रिजर्वेशन के टॉपिक पे कुछ मुद्दे हैं जिसको आज के समय में अभी भी सही तरीके से एड्रेस करना ज़रूरी है। ठीक, फिर 1990 में जो 27% ओबीसी के लिए आरक्षण आया, उसके बाद 2005 में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल अमेंडमेंट करके आर्टिकल 15 और 5 जोड़ा गया। ठीक है, जो कि बात करता था किसके लिए, एजुकेशनल बेसिस पे बात करता था, एजुकेशनल और सोशियो जो भी स्थिति है उसके हिसाब से बात करता था आरक्षण देने की। तो आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया। उसके बाद 2019 में अब यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो मैं इसको बता ही देती हूँ। 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके बारे में बात की गई थी और 2019 में ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किया। अभी फ़िलहाल आरक्षण के क्या मुद्दे हैं देश में और उसको किस तरीके से ठीक करने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या बात कर रहा है, इंटरपोल के नोटिस के बारे में बात कर रहा है। और ये जो पूरा मुद्दा है इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया के ये जो भागे हुए व्यक्ति हैं अभी जर्मनी में जाके बैठे हैं ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन ये मिल नहीं रहे हैं। नाम इनका क्या है, प्रज्वल। ये पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, चुनाव लड़ रहे थे इस बार, और लेकिन किस्मत थोड़ी इनकी ख़राब हो गई। इनके खिलाफ कई सारी महिलाओं ने एलिगेशंस लगा दिए। अभी आज जो है वुमेन जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि महिलाओं से रिलेटेड सारे मामले देखती है, उन्होंने बात बोली है कि एक महिला ऐसी है जिन्होंने इसके खिलाफ में रिपोर्ट की थी। उसके बारे में बात बोली गई है कि वो महिला जो है वो फोर्सफुली उसके ऊपर फोर्स किया गया उसको रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो अभी बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगे। और जब बड़ा कोई चेहरा, बड़ा जो एक तो बीजेपी पार्टी से है ये और बीजेपी के साथ अलायंस में है, और अगर इस तरीके से कोई बड़ा चेहरा, बड़ा जो नेता है वो निकल के आता है तो बचने के बहुत सारे निकल के आ जाते हैं तरीके। अब उनको दबाया जा सकता है कई बार पैसा दे करके या फिर फोर्सफुली जान से मारने की धमकी दे करके। तो कोई व्यक्ति है जिसने हिम्मत करके मान लो रिपोर्ट लिखवाई भी होगी तो फिर वो अपने रिपोर्ट को पीछे ले लेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स काम करने लगते हैं। खैर, ये जो मुद्दा है वो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। फिलहाल जो प्रज्वल जी हैं उनके खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। तो हम देखेंगे कि इंटरपोल क्या है और साथ के साथ में ब्लू कॉर्नर नोटिस के क्या ऐसे मायने हैं जिसकी वजह से इसको लागू किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटरपोल है क्या। तो मैंने जैसे बताया कि जैसे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई, बिल्कुल उसी तरीके से बहुत सारे देशों के जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको मिला करके एक इंटरपोल जैसी संस्था बनी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मामले होते हैं क्राइम से रिलेटेड उनको इन्वेस्टिगेट करती है। इस इंटरपोल के अंदर में अलग अलग देशों की जो भी बड़ी एजेंसियाँ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ की सीबीआई है वैसे ही अलग अलग कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इसमें होती हैं। ठीक, और ये जो इंटरपोल है वो क्या काम करता है,
समय समय पर बहुत सारे क्रिमिनल्स आते हैं, जैसे कि अभी नीरव मोदी वाला भी केस फिर से आया है कि नीरव मोदी को बेल देने के लिए मना कर दिया है या उनके खिलाफ में कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। तो बिल्कुल ये इंटरपोल यही काम करता है कि अलग अलग मामले में, अलग अलग क्राइम से रिलेटेड मुद्दे में टाइम टाइम पे अपने नोटिस जारी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। तो इंटरपोल की बहुत सारे नोटिस है। अभी जो हम बात करेंगे वो तो ब्लू कॉर्नर नोटिस के बारे में करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ बाकी और जो भी नोटिस निकल के आते हैं उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो हर नोटिस के एक अलग मीनिंग है, अलग मायने हैं। अगर किसी के खिलाफ में येलो नोटिस निकल रहा है तो उसके क्या मायने हैं, ग्रीन नोटिस निकल रहा है उसके क्या मायने हैं, और ब्लू नोटिस निकल गया उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीन नोटिस के बारे में। ग्रीन नोटिस क्या है कि किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देना या व्यक्ति का सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा। मतलब अगर कोई व्यक्ति, मान लो कोई टेररिस्ट है, ठीक है, जिसके बारे में मालूम है कि ये तालिबान से रिलेट करता है या फिर ये हिजबुल्लाह वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे आता है, ठीक है, ISI से आता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर देना, ग्रीन नोटिस जारी कर देना उस व्यक्ति के खिलाफ। और ये नोटिस, ये जो मैसेज है वो पूरे कंट्री को दे देना कि ये जो व्यक्ति है वो समाज के लिए खतरा हो सकता है। तब क्या जारी किया जाता है, ग्रीन नोटिस जारी किया जाता है। रेड नोटिस किसके लिए आता है, किसी न्यायिक क्षेत्राधिकार या अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा उसके प्रत्यर्पण की दृष्टि से वांछित व्यक्ति की लोकेशन, गिरफ्तारी या फिर तलाश करना। मतलब किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किसी व्यक्ति को बोल दिया है कि ये वांटेड है, इसको गिरफ्तार करना है, तो वो व्यक्ति मान लो अगर मिल नहीं रहा है, उसकी तलाश करनी है, वांटेड व्यक्ति की जिसके ऊपर सजा कोर्ट ने दे दी है और उसको बस अब पकड़ना है, तो उसके खिलाफ में रेड नोटिस जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये क्रिमिनल से रिलेटेड है, ठीक। उसके बाद आते हैं ब्लू नोटिस के ऊपर, जिसके बारे में आज की न्यूज़ है। ब्लू कॉर्नर नोटिस कब आता है, जब किसी आपराधिक जांच में रुचि रखने वाले व्यक्ति का पता लगाना हो और उसकी पहचान करना हो, उसके बारे में जानकारी लेनी हो। तो अभी प्रज्वल जी, जैसे मैंने बताया, गायब हैं, मिल नहीं रहे हैं, तो उनके खिलाफ में ब्लू कॉर्नर नोटिस है, यानी कि ये व्यक्ति है, आपराधिक जांच इसकी करनी है, लेकिन ये व्यक्ति लापता हो गया है, गुम हो गया है, इसलिए उसके खिलाफ में जो है ब्लू नोटिस निकाला गया है इंटरपोल के द्वारा, ठीक है, क्योंकि ये भाग करके किसी अदर कंट्री में चले गए हैं, इस वजह से इंटरपोल इसमें आ गया है। अब चलते हैं येलो नोटिस की तरफ। येलो नोटिस क्या है, किसी लापता व्यक्ति का पता लगाना और स्वयं को पहचानने में असमर्थ व्यक्ति की पहचान करना। मतलब मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे कि मानसिक रूप से कोई विक्षिप्त है, कोई मेंटली ऐसा डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, जो अपना पहचान नहीं बता पा रहा, खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है और वो मिसिंग हो गया है, तो उसके खिलाफ में क्या होता है, येलो नोटिस निकाला जाता है। तो हर नोटिस के अलग अलग मीनिंग है। ब्लैक नोटिस, तो ब्लैक नोटिस जो होता है, जो अनआइडेंटिफाई जो शव होते हैं ना, जिनकी पहचान नहीं की जा पाती है या फिर जिनके फैमिली वगैरह के बारे में नहीं पता है, ऐसे डेड बॉडीज़, तो उसके खिलाफ में ब्लैक नोटिस निकाला जाता है, ठीक। उसके बाद एक नारंगी सूचना आती है नोटिस, इसमें क्या होता है, किसी घटना या व्यक्ति, वस्तु, प्रक्रिया के बारे में चेतावनी देना जो व्यक्ति की संपत्ति के लिए आसन्न खतरे और खतरे का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जो एसेट्स हैं, उसकी संपत्ति है, उससे रिलेटेड आ जाएगा। उसके बाद एक आता है बैगनी सूचना, बैगनी नोटिस, ये किसके लिए आता है, अपराधियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले तौर तरीके, वस्तुओं, उपकरणों को छिपने के स्थान के बारे में अगर कोई जानकारी देनी है तो बैगनी नोटिस आता है। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, ये सारे जो है आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से प्रीलिम्स के लिहाज से हमने यहाँ पे एक फैक्ट जो है वो डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर बात क्या की जा रही है, पोलिंग बूथ्स इन फॉरेस्ट, NGT सीक्स आसाम गवर्नमेंट रिप्लाई। तो NGT जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने रिप्लाई मांगा है असम के गवर्नमेंट से। क्यों मांगा है रिप्लाई, उन्होंने बात की है, पोलिंग बूथ आपने फॉरेस्ट एरिया के अंदर कैसे लगा दिए। मामला जो है वो थोड़ा पुराना है, लेकिन उसके ऊपर में सुनवाई चल रही है और ये जो है वायलेशन है, ये जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का। तो 1980 का जो कंजर्वेशन एक्ट है फॉरेस्ट का, उससे रिलेटेड ये मामला है कि कोई एक सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया होता है, उसको डाला ही जाता है उस कैटेगरी में फॉरेस्ट कंजर्वेशन के अंदर, सो दैट उसकी क्या हो सके, संरक्षण हो सके। वहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं उनको किसी भी तरीके से मानवीय जो हस्तक्षेप या गतिविधियों की, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कोई नुकसान ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर ऐसे एरिया में पोलिंग बूथ लगा दिया जाए तो सबसे पहले तो जिस अधिकारी ने ये काम किया है उसके ऊपर में गाज गिरती है। तो वहाँ पर उस अधिकारी से भी, जो अथॉरिटी में बैठा हुआ व्यक्ति था, उससे भी रिप्लाई मांगा गया है, साथ के साथ में असम गवर्नमेंट से भी रिप्लाई मांगा गया है।
तो इस न्यूज़ की वजह से 2-3 चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। एनजीटी के बारे में बात हो रही है, साथ के साथ में जो वहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको बोलते हैं, जो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसके बारे में बात की गई है, वो भी आ गया है न्यूज़ में। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एनजीटी को क्या अधिकार हैं जिसके आधार पर ये सारी चीज़ें वो काम करते हैं, ठीक। और ये जो पूरा मैटर है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो आपका 1980 का, उसके तहत जो वायलेशन के आधार पर ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट ने अपने हाथ में लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको सिनेरियो समझ में आ गया कि क्या सिनेरियो है। अब हम यहाँ से अपने लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो निकाल लेते हैं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, एनजीटी, क्योंकि प्रीलिम्स पास में आ रहा है और एनजीटी वगैरह से क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। तो आप देख लीजिएगा 2020-21 का जो यूपीएससी का पेपर होगा उसमें आपको एनजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक। तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एनजीटी क्या है? एनजीटी जो है वो भारत में एक विशेष न्यायिक निकाय है, ठीक है। न्यायिक निकाय कहने का क्या मतलब है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, बिल्कुल उसी तरीके से एनजीटी को भी बहुत सारे जो पावर्स है वो मिले होते हैं। और ये सारे जो ट्रिब्यूनल्स है बनाए ही इसलिए जाते हैं सो दैट क्या हो सके, जो बर्डन है कोर्ट के ऊपर में उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे आते हैं पहले एनजीटी के पास जाते हैं। एनजीटी उसमें क्या करता है, अपना इन्वेस्टिगेशन करता है, कई बारी वो पेनल्टी भी लगा देता है जो भी उसमें पाए जाते हैं, जिनके ऊपर में ये एलिगेशंस प्रूफ हो जाते हैं कि इन्होंने एनवायरनमेंट के साथ में खिलवाड़ किया है, तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाते हैं वो लोग, एनजीटी वाले, ठीक है। तो ये जो पूरा टॉपिक है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एनजीटी यानी कि जो ट्रिब्यूनल है वो किस एक्ट के तहत या कब उसकी स्थापना की गई है। तो ये जो है ट्रिब्यूनल अधिनियम आया था 2010 का, इसको क्या बोला जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि एनजीटी एक्ट कब का, 2010 का। उसके तहत इसको कुछ पावर मिली हुई है और इस एक्ट के तहत 2010 में एनजीटी को स्थापित किया गया था। एक चीज़ पूछी जाती है कि किसके तहत या किन सिद्धांतों के आधार पर इनको पावर मिलती है। तो ये जो है वो एंजॉय करते हैं, अपनी शक्तियाँ लेते हैं, जो नेचुरल जस्टिस है यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करते हैं। प्राकृतिक न्याय के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं कि पहली बात तो ये कि बिना किसी, दोनों पार्टी को बिना सुने हुए आप जजमेंट नहीं दे सकते। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है कि 2 व्यक्ति हैं, 2 पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टियों के पक्ष को आपको सुनना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि कोई व्यक्ति अपने ही मामले में क्या नहीं हो सकता, जज नहीं हो सकता, अपने ही मामले में वो अपने लिए जो चुनाव वो है कि जजमेंट नहीं दे सकता। तो जो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, पहली बात तो ये होती है कि दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है, और उसके बाद दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये नेचुरल सिद्धांत के आधार पर जो है वो एनजीटी काम करती है। और पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, कई बारी कोई ऐसे जानवरों से संरक्षण से रिलेटेड मुद्दा आ जाता है, कोई कंपनी है जो कि क्या कर लेती है अपना डेवलपमेंट करने के लिए, अगर जंगल के एरिया में अपना कोई प्लांट लगा देती है, तो इस तरीके की चीज़ों के ऊपर में एनजीटी अपना देखती है। इसका इफेक्ट बिल्कुल कोर्ट की तरह ही होता है, जिस तरीके से कोर्ट काम करती है बिल्कुल वैसे ही एनजीटी काम करते हैं और अपने मामले सुनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लिबर्टी होती है कि मान लो एनजीटी के जो भी जजमेंट है उससे कोई व्यक्ति खुश नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकता है, अपर जो कोर्ट होगी वहाँ पर जा करके अपील कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कौन से एक्ट के तहत आया। और आर्टिकल, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस आर्टिकल के तहत एनजीटी को लिया जाएगा। तो आर्टिकल 21 यानी कि जीवन जीने के सिद्धांत के अंदर ही जो है वो आपका एनजीटी का फॉर्मेशन आता है। मतलब कि जीवन जीने का सिद्धांत आर्टिकल 21 में आपको क्या अधिकार मिला हुआ है कि स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, ये आपका फंडामेंटल राइट है। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई है। तो जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर देखा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। WTO से रिलेटेड बात की जा रही है। 30 ईयर्स ऑफ WTO एक रिपोर्ट इंडिया के द्वारा अभी क्या की गई है, सबमिट की गई है, और इसकी वजह से जो है WTO आ गया है चर्चा में। मैंने जो अबू धाबी में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी MC13, इसके बारे में बात की। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हुई कहाँ थी।
तो ये हुई थी आपकी अबू धाबी में, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, जिसके ऊपर में अलग अलग जो देश हैं उन्होंने बात की और कैसे ग्लोबली ट्रेड को लेकर के चलना है, व्यापार को लेकर के चलना है, उसकी रिगार्डिंग बात की गई थी। तो इसकी वजह से एक चीज़ जो है वो आ गई है न्यूज़ में। अब यहाँ से WTO से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। एक मराकेश घोषणा पत्र होता है। मराकेश घोषणा पत्र यानी कि जब ये WTO का फॉर्मेशन हो रहा था तो जिस स्थान पर ये पूरा चीज़ हुआ है उस स्थान के नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि मराकेश जो है डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र किससे रिलेटेड है, WTO से रिलेटेड है। तो अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं उसको हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो सबसे पहले WTO है क्या, एक तरीके का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, किसके अंतर्गत आता है, यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में सबसे पहले इसको बनाया गया था, ठीक है। जब उसका नाम बनाया गया था तब इसका नाम कुछ और था और बाद में 1995 में जाकर के 1 जनवरी 1995 को इसको WTO नाम दिया गया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि स्पेशली WTO कब आया, तो 1995 में आया। क्या काम करता है, जो भी व्यापार से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उस सारी चीज़ों को एड्रेस करने का, देखने का काम ये करता है। साथ के साथ में विवाद समाधान, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम करता है। अगर अलग कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई मामला हो जाता है, तो उस पर भी WTO देखने का काम करता है, निगरानी करने का काम करता है। किस तरीके से कि ट्रेड रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो सही तरीके से चल रहे नहीं चल रहे। कल हमने डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया ने, UK ने जो है इंडिया के ऊपर में एलिगेशंस लगाए हैं WTO के अंदर कि हमारे यहाँ जो सब्सिडी है वो बहुत ज़्यादा ही, जो कि WTO के नॉर्म से उससे कहीं ज़्यादा दी जा रही है। तो इस तरीके के मामले को देखने का भी काम WTO का होता है कि कोई भी देश जो है मोनोपोली क्रिएट ना कर दे और एक देश की वजह से बाकी देशों के जो व्यापार से संबंधित अधिकार है उनका हनन ना हो, ठीक है। तो ये सारे मामले WTO देखता है। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने मराकेश घोषणा पत्र के बारे में बता ही दिया, कब ये आया 1995 में। उसके पहले GATT इसका नाम हुआ करता था, यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये आता है और ट्रेड रिलेटेड सारे मामलों को ये देखता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है आपका GS पेपर 3 साइंस, इकोनॉमी में भी जोड़ सकते हैं। बात किसके बारे में की जा रही है, ग्रीन स्टील के बारे में। तो अभी कुछ दिनों से या कुछ सालों से आप कह लीजिए ग्रीन स्टील के लेकर के अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों के अंदर। बात ये की जा रही है कि अब ये टाइम आ गया है कि ग्रीन स्टील को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। क्यों, क्योंकि इसका जो कार्बन एमिशन है वो बाकी जो स्टील फॉर्मेशन की जो भी टेक्निक्स हैं उसकी तुलना में कम है और ग्रीन स्टील में सबसे कम कार्बन एमिशन होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर में इतना तवज्जो देने की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि हमने टारगेट रखा हुआ है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश ने कब तक का टारगेट रखा है। तो CO2 एमिशन जो है वो ख़त्म, बिल्कुल जीरो हो जाए 2050 तक, ये USA ने बोला है। उसके बाद में चाइना जो है उसने बोला है कि भाई हम 2060 तक ख़त्म करेंगे और इंडिया ने बोला है कि आप लोग तो बहुत डेवलप्ड हैं पर हमारे पास तो अभी डेवलपमेंट की बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसलिए हम इसको 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का गोल रखेंगे, ठीक है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमको ये सब्स्टिट्यूट ढूंढने की ज़रूरत है कि किस तरीके से कार्बन एमिशन को हम कंट्रोल कर पाए। उसी को ध्यान में रखते हुए अभी ये जो पूरी न्यूज़ आई है इसमें बात की गई है इंसेंटिव के तहत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्टील प्रोडक्शन करने के लिए एक तरीके से मोटिवेट करने की बात की गई है। क्यों ग्रीन स्टील के ऊपर इतना ध्यान दिया जा रहा है, तो इसलिए ध्यान दिया जा रहा है कि तरीका होता है किसी भी स्टील को बनाने का, ठीक है। जब भी स्टील बनता है, जो कि आप प्लांट्स वगैरह में गए होंगे तो ठीक है, नहीं गए होंगे, कई ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे आपको विजिट कराते हैं, स्पेशली जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से होते हैं, साइंस बैकग्राउंड से होते हैं ना। तो कई सारे हमारे कॉलेज में तो लेके जाया करते थे। तो प्लांट वगैरह में कई बार स्पेशली जो केमिस्ट्री के बच्चे होते हैं उनको ले जाके पूरा विजिट कराया जाता है कि किस तरीके से आयरन बनता है, कैसे कैसे काम होता है। तो वैसे ही जब जो हमारे पहले के जो भी चीज़ें हैं, मेथड्स हैं, मेथोडोलॉजी है जो आपके स्टील के प्रोडक्शन की, उसमें बहुत ज़्यादा कोयले का यूज़ होता है, ठीक है। और कोयले का यूज़ अगर हो रहा है तो क्या निकलेगा, सीधे सीधे आपको निकलेगा क्या, CO2 यानी कि कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा।
तो अभी तक जो भी स्टील को बनाने का तरीका है उसमें कार्बन का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है और इसको कम करने के लिए ग्रीन स्टील की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रीन स्टील में क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि बाकी मेथड्स है उसमें कोयले की जगह पे अब ग्रीन स्टील में क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है कोयले को किससे, NH3 यानी कि अमोनिया से। तो एक बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया कि ग्रीन स्टील बाकी स्टील से अलग कैसे है, क्योंकि इसको बनाने के लिए कोयले का नहीं बल्कि किसका यूज़ किया जा रहा है, अमोनिया का यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर के थ्रू बताया गया है कि किस तरीके से आपको दिखेगा कि यहाँ पर H2 दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन है जो कि, उसके बाद में यहाँ से आयरन ओर निकल के आता है। आयरन ओर यानी कि जो आयरन जो होता है रॉ मटेरियल जो कच्चे फॉर्म में होता है उसको क्या कहते हैं, आयरन ओर कहते हैं ना। तो आयरन ओर को डाला जाता है, फिर कंप्रेस किया जाता है, टेम्परेचर होता है वहाँ पे, चूना पत्थर वगैरह वगैरह यूज़ करके क्या किया जाता है, जो नॉर्मल जो बेसिक अभी तक चला आ रहा है उस मेथड में स्टील को बनाया जाता है। लेकिन अब ये जो पूरा प्रोसेस होगा उसमें क्या कर दिया जाएगा, CO2 को रिप्लेस कर दिया गया अमोनिया से। तो अब क्या किया जाएगा, जो भी आयरन ओर होगा उसको टेम्परेचर के अंडर लाया जाएगा, उसके साथ NH3 की क्रिया कराई जाएगी। ठीक है, केमिकल जो केमिस्ट्री वाले होंगे वो समझ जाएंगे, जो रिएक्शन होता है कराया जाएगा अमोनिया से और फिर निकल के क्या आएगा आपका स्टील, और स्टील के साथ साथ क्या निकल के आएगा, N2 यानी कि नाइट्रोजन, प्लस क्या निकलेगा, पानी। यानी कि इस प्रोसेस में बिल्कुल भी आपको कार्बन कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसलिए ग्रीन स्टील को बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बारे में बात की जा रही है और इसको इंसेंटिवाइज करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा क्या पूरा मुद्दा है। आयरन ओर के साथ में NH3 की क्रिया कराई जाएगी, बाई प्रोडक्ट्स क्या निकलेंगे, स्टील। ये स्टील कैसा होगा, इसमें कोई कार्बन नहीं है इसलिए इसको बोल दिया गया ग्रीन स्टील, प्लस निकलेगा नाइट्रोजन और प्लस निकलेगा H2O यानी कि पानी। ठीक है, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। बात की जा रही है कि लगभग 8% अभी जो है इसकी दिशा में काम किया जाए, प्रोडक्शन ग्रीन स्टील का, इसको और आगे बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया जाए इस चीज़ पर। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको अभी तक का सारा मुद्दा। अब ये जो टॉपिक है कल हमने डिस्कस करना हमसे रह गया था, छूट गया था ये बेसिकली, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। मेरे लिए भी ये ज़रूरी है, साथ के साथ आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है ना। तो ये जो एडिटोरियल है बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देगा। GS पेपर 2 में पॉलिटी से रिलेटेड है और पॉलिटी में 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से हमेशा हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, एक तो फंडामेंटल राइट, दूसरा DPSP। अगर आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो 2 टॉपिक है स्किप कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन 2 टॉपिक्स के बनते हैं। अगर वनडे एग्जाम्स हो या फिर PCS एग्जाम्स हो तो वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन इन टॉपिक्स से आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी पे रिलेटेड ये पूरा मुद्दा है। काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ज़मीन अधिग्रहण करने का सरकार का जो अधिकार है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क उठाया था और बात की थी कि क्या आप डेवलपमेंट के नाम पर किसी भी ज़मीन को कम्युनिटी की ज़मीन बना करके हड़प सकते हैं क्या। इसके लिए जवाब मांगा गया था कोर्ट से। तो जब से ये मुद्दा आया है तब से ये जो टॉपिक है बहुत हाईलाइट हो गया है। किस आर्टिकल की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, आर्टिकल 39B की। अब मैंने खुद इतने बार इसको डिस्कस कर दिया है, नींद में भी कोई अगर आपसे पूछेगा क्या है आर्टिकल 39B तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये बात करता है जो भी केंद्र सरकार है उसके क्या पावर है अगर वो किसी ज़मीन को अधिग्रहित करता है डेवलपमेंट के नाम पे, विकासात्मक गतिविधि के नाम पे, उसके लिए। ठीक है, तो पूरा मुद्दा निकल के कहाँ पर आया है, बात की गई है कि एक 25th अमेंडमेंट किया गया था। कब किया गया था, 1971 में। और इसमें क्या प्रोविज़न जोड़ा गया था, आर्टिकल 31C जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 31C के तहत जो है 25th अमेंडमेंट किया गया था और चीज़ें जोड़ी गई थी कि जो भी लैंड से रिलेटेड जो भी नियम कानून होंगे वो जुडिशियल रिव्यू से क्या होंगे, जुडिशियल रिव्यू के दायरे के बाहर आ जाएंगे। यानी कि उसके ऊपर में कोर्ट जो है वो क्या नहीं कर पाएगा, रिव्यू नहीं कर पाएगा। जिस भी मैटर को हमने आर्टिकल 31C और 9वीं अनुसूची में संविधान के 9वां जो शेड्यूल है उसमें अगर हमने जोड़ दिया तो ठीक।
तो ये सारी चीज़ें आई। फिर बाद में उसके ऊपर जो है कोर्ट की फिर से बैठकें हुई। फिर कोर्ट ने बोला कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, जो नवा जो आपका शेड्यूल है वो भी हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है और उसकी जुडिशियल रिव्यू हो जाएगी। किस बेसिस पे? जो आधारभूत ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 31C में जो प्रोविज़न किए गए थे उसको बरकरार रखा गया था। उसमें क्या प्रोविज़न थे कि आर्टिकल 31C में बोला गया था कि अगर आर्टिकल 39B और 39C के तहत कोई भी ज़मीन एक्विजिशन किया जाता है तो उसके ऊपर में कोई भी इंसान आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का हनन होने के आधार पर कोर्ट में नहीं जा पाएगा। मतलब कि मान लीजिए आपको आर्टिकल 14 समानता का अधिकार है, आर्टिकल 19 आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। बट अगर ये सारा मुद्दा आपके ज़मीन अधिग्रहण से रिलेटेड है कि और कोई सरकार जो है कहीं से नेशनल हाईवे निकाल रही है, आपकी ज़मीन वहाँ पर आ जाती है, उस एरिया में सरकार उसको ले लेती है और वो जो मार्केट रेट पे जो भी कंपनसेशन वगैरह होता है वो आपको दे देती है, मामला वहीं पे ख़त्म। आप उसके बेस पे ये नहीं बोल सकते कोर्ट में जाकर के यहाँ पर मेरे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है। और ये प्रोविज़न जोड़े कहाँ गए? 39B में, 39C में, ठीक है। ये सारी चीज़ें जोड़ी गई और 39C में ये बोला गया कि कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा ऐसी ज़मीनों को जो सरकार अधिग्रहित करेगी। 39B में ये बोला गया कि सरकार चाहेगी तो विकासात्मक गतिविधि के नाम पर किसी भी ज़मीन को अधिग्रहित कर सकती है। अगर वो कृषि की ज़मीन होगी, कृषि वाली होगी, तो उसमें और ज़्यादा जो है कंपनसेशन वगैरह देना होगा। इस तरीके की चीज़ें आई, ठीक। तो ये जो पूरा मुद्दा है, इसकी वजह से ये जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया। अब यहाँ पर दो चीज़ें मेंशन हो गई, एक तो है फंडामेंटल राइट और दूसरा है DPSP। अब ये दोनों कहाँ पे आए? आर्टिकल जो 14 और आर्टिकल 19 आपके कहाँ पर आते हैं? मूल अधिकार पे आते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट में। और आर्टिकल 39BC ये सारे कहाँ पे आते हैं? DPSP में आते हैं। तो यहाँ से चीज़ें निकल के आ गई कि DPSP ऊपर है या फिर आपका फंडामेंटल राइट ऊपर है। यानी कि मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुझे समानता स्वतंत्रता मिली हुई है, या मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरी ज़मीन अधिग्रहित हो गई और आपने कंपनसेशन दे दिया, बात ख़त्म। तो DPSP फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में सदियों से कह लीजिए क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है, अभी इसके ऊपर जजमेंट होनी बाकी है। अब नया जो वर्डिक्ट आएगा कोर्ट का, उसके हिसाब से फिर एक नई चीज़ें निकल के आएंगी। फिलहाल हम देख लेते हैं कि पूरा मुद्दा ओरिजिनेट कहाँ हुआ। तो सबसे पहले मैंने बात की कि आर्टिकल 31C में जब ये प्रोविज़न जोड़ा गया, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये सारी चीज़ें जोड़ी गई, ठीक है। उसको जो है 71 में आया था ये पूरा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसको 1973 का केशवानंद भारती का केस है। इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए केशवानंद भारती एक संत थे, इन्होंने क्या किया था, पिटीशन डाली थी कोर्ट में और इसके ऊपर पूरी जो है वो जजमेंट हुई और वहाँ पर बात की गई इसी के बारे में कि क्या फंडामेंटल राइट ऊपर है या फिर DPSP ऊपर है। फिर वहाँ पर जजमेंट निकल के आएगा कोई किसी से ऊपर नहीं है, फंडामेंटल राइट्स और DPSP दोनों बने रहेंगे। सरकार चाहे अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का जो भी सिद्धांत है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। ये मामला निकल के आया आपका केशवानंद भारती केस से 1973 में। उसके बाद में फिर से ये मुद्दा निकल के आया कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं हो पा रही, क्योंकि टाइम पे चीज़ें निकल के आई, नए कॉन्फ्लिक्ट निकल गया है। फिर चीज़ें मेंशन की गई, कौन सा, जो आर्टिकल 37 और आर्टिकल 13 है, ये बात करता है। क्या बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल का आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा कानून जो कोर्ट जो केंद्र सरकार या संसद बना देती है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत सिद्धांत है संविधान का, उसके खिलाफ में है तो उसको ज़ीरो मान लिया जाएगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 13 बोलता है, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा सिद्धांत जो आपके फंडामेंटल राइट्स का, मूल अधिकारों का हनन करेगा, उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। फिर आर्टिकल 37 आया, उसमें क्या बात की गई? अदर हैंड डिक्लेयर दैट DPSP विल नॉट बी एनफोर्सेबल इन कोर्ट। आर्टिकल 13 में बात की गई कि फंडामेंटल राइट का ब्रीच हुआ, वहीं पर वो शून्य। लेकिन आर्टिकल 37 में बोला गया कि लेकिन जो आपका DPSP है वो तो कोर्ट के द्वारा उसको न्यायोचित ठहराया ही नहीं जा सकता, यानी कि DPSP नहीं मिल रहा है, उसमें लिखे प्रोविजंस अधिकार नहीं मिल रहे, तो आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते। तो ये जो दो आर्टिकल हुए, आर्टिकल 13 और आर्टिकल
37 ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। मतलब केवल और केवल अगर आपके फंडामेंटल अधिकारों का हनन हो रहा है, जो कि आपके 14 से लेकर के आपके 32 यानी कि जो उपचार का सिद्धांत है वहाँ तक है, तो केवल उसी बेस पे जो भी मेजरमेंट लिए जाएंगे, जो भी केंद्र या संसद के द्वारा चीज़ें की जाएंगी, केवल उन्हीं को शून्य घोषित किया जाएगा। अगर कोई मुद्दा डीपीएसपी में मेंशन है जैसे कि 39 बी और सी, तो उसके ऊपर में कोई भी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। इसी की वजह से टाइम पे ये कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है कि कौन किसके ऊपर है, फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या डीपीएसपी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बहुत सारे केसेस आए अलग अलग तरीके के, हमने केशवानंद भारती की बात की। उसके बाद में मिनर्वा मिल्स केस आया जिसमें बोला गया कि जो कोर्ट है, जैसे पहले 1960 में जब मामला ये सारी चीज़ें गोलकनाथवाद वगैरह वगैरह आए थे, तो उस समय में चलता था कि समय के हिसाब से कभी फंडामेंटल राइट को ऊपर रख दिया गया, कभी डीपीएसपी को नीचे रख दिया गया। फिर जब 1973 आया, केशवानंद का केस आया, उसके बाद से चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती चली गई कि कोई किसी के ऊपर नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत लगेगा। कोई भी अमेंडमेंट होता है अगर वो संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है, उसको वहाँ पर मान लिया जाएगा ज़ीरो। बाकी और कोई मैटर है अगर डीपीएसपी से रिलेटेड है, उसमें कोर्ट छेड़छाड़ नहीं करेगी। फिर मिनर्वा मिल्स का केस आया 1980 में, वहाँ पर बोला गया कि ना तो डीपीएसपी ऊपर है ना ही फंडामेंटल राइट ऊपर है, दोनों के दोनों इक्वल है, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं इंसान के जीने के लिए। ठीक है, तो ये सब मामला निकल के आया। अभी तक भी कोई क्लियरिटी नहीं आ पाई है। ये जो ज़मीन से रिलेटेड मामला है, आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी से रिलेटेड मामला है, इस पर कोई भी एक तरीके से क्लियरिटी नहीं आ पाई है कि क्या इसके लिए प्रोविज़न है, क्या ये गवर्नमेंट का जो एक्टिविटी है, अधिकार है, वो सही है कि नहीं है, और ये आपके अधिकारों को ब्रीच करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो अभी फिर से इसके ऊपर हियरिंग होगी, उसके बाद नए तरीके के मुद्दे निकल के आएंगे और फिर बात की जाएगी कि किस तरीके से इसको आगे लेके चलना है। तो ये कल की न्यूज़ थी, एडिटोरियल था। पहले हम बहुत सारी चीज़ें इस पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से एक दो चीज़ें और निकल के आई। आर्टिकल 13, आर्टिकल 37 क्या मुद्दा है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों हो रही है ये बहस, इसके ऊपर हमने आज कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ले ली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे नए टॉपिक्स होंगे जिसको एग्ज़ाम के लिहाज से अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।